जियोपॉलिटिक्स का एक रूल है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरा देश आपका दोस्त बनकर रहे तो आप उसकी ज़रूरत बनना ज़रूरी है। जैसे कि चाइना और यूरोप को देख लीजिए। यूरोप और चाइना के बीच में देयर आर वेरियस फ्रेमवर्क्स, इनिशिएटिव्स, जहां पर ये देश चाइना के साथ रिलेशनशिप भी रखते हैं। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सपेंड करता है यूरोप में, लेकिन साथ में चाइना काउंटर भी कर रहा है यूरोप को, क्योंकि ज़रूरत तो तब बनेंगे ना जब इनके ऊपर कुछ मुश्किलें आएंगी। तो ज़रा जानते हैं डिटेल में क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि जो यूरोप में होता है उसका इंपैक्ट यूएसए पर होता है, और जो यूएसए यूरोप वेस्ट में होता है उसका इंपैक्ट दुनिया पर होता है। इस वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ज़रा देखिए क्या स्ट्रेटजी का इस्तेमाल हो रहा है कि चाइना कह रहा है कि देखो प्रेजेंट में तो है वॉर, यानी कि जो यूक्रेन वॉर है उसको एक्सटेंड कराए रखने के लिए चाइना इज बैकिंग रशिया। अलॉन्ग विद दैट फ्यूचर मार्केट जैसे कि ईवी, जैसे कि एआई, सेमीकंडक्टर अभी भी है, उसका फर्दर एक्सपेंशन, यहां पर चाइना चोट कर रहा है यूरोपियन यूनियन पर। देखिए अगर मुश्किलें खड़ी करनी है तो चोट तो वहीं की जाएगी जहां दर्द ज्यादा होगा। यहां पर ईवी पर बात चल रही है। अब आप कहेंगे ईवी तो इतना यूज भी नहीं हो रही है, तो उससे यूरोप को दर्द क्यों? क्योंकि बात ईवी की नहीं है, बात पूरे ऑटोमोटिव सेक्टर की है। और आप आसपास जो कितनी सारी कंपनियां देखते हैं दुनिया में, वो किसकी कंपनियां हैं? यूरोपियन देशों की कंपनियां हैं। तो यूरोप की अगर कमाई का एक बड़ा भाग इन जो आपके व्हीकल्स हैं उनके एक्सपोर्ट से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये क्रूशल है कि नहीं। ज़रा जानते हैं इसमें भी क्या डायनेमिक्स है। चाइना का सपोर्ट रशिया को ज़रा देखिए। अभी जब से वॉर स्टार्ट हुआ है, वैसे तो कहेंगे कि 2014 क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जारी थे। एक डेटा के हिसाब से लगभग 10 लाख से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ अभी तक हो चुके हैं। 10 लाख से ज़्यादा, मैं 2014 से अभी तक कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद जो डॉनबास रीजन है, लुहांस्क डोनेस्क रीजन, यानी कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन, वहाँ पर जो फाइटर्स हैं, यानी कि जो रशियन बैक्ड फाइटर्स हैं, उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर बात आती है 2022 की, तो 2022 फरवरी, 24 फरवरी का दिन था। फिर होता है फाइनल इन्वेजन, और तब से लेकर अभी तक जितना नुकसान हुआ है दोनों साइड पर, तो आप लोग सोचेंगे कि रशिया में तो यानी कि जो आर्मी की स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम हो गई होगी, लेकिन यूएसए की एक रिपोर्ट के हिसाब से, मतलब नेटो की एक रिपोर्ट के हिसाब से, ये इंक्रीज हो गई है लगभग 15%। अभी इंक्रीज कैसे हो रही है? इसमें काम कौन आ रहा है? चाइना। जैसे कि देखिए सैंक्शंस लगाए, लेकिन व्हाट सैंक्शंस? क्योंकि चाइना ने कहा सैंक्शंस की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ ट्रेड जारी रखेंगे। रही बात इंटरनेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स की, तो हम अपने अल्टरनेटिव सिस्टम बना देंगे। डुअल यूज टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल आप वेपन्स के लिए भी कर सकते हैं। ये कार्नेगी एंडोमेंट की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार लगभग 90% के आसपास जो गुड्स, मतलब डुअल यूज इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जो वेपनरी प्रोडक्शन जो रशिया इस समय अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, उसमें 90% के आसपास गुड्स ऐसे हैं जो चाइना से जा रहे हैं। एक और फैक्ट इंटरेस्टिंग है, यूएसएसआर के दिन अंत हो गए थे, 1991 डिसइंटीग्रेशन। उसके बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया अपने डिफेंस इंडस्ट्री को इतना एक्सपेंड कर रहा है, पहली बार 1991 के बाद से अब। और उसमें की रोल कौन अदा कर रहा है? चाइना। तो आपको नहीं लगता है तो रशिया और चाइना के रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करने वाली बात है? तो हमें देखना होगा वर्ल्ड पर और इंडिया पर इसके क्या कंसर्न होंगे भाई। ये एक समझ लीजिए लेटर की तरह है, मतलब ये एक्सरसाइजेस, व्हाट इज हैपनिंग, रशिया, बेलारूस एंड चाइना, ये तीनों नेटो के जो बॉर्डर है यूरोप में, उस पर ये एयर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉम्बर्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। मतलब आपको नहीं लगता एक तरीके से लेटर है टू नेटो कि हम आ गए हैं आपके बॉर्डर पर पूरी तैयारी से, विद रिगार्ड्स चाइना, रशिया एंड बेलारूस। लेकिन बेलारूस तो खैर वही करेगा जो रशिया चाहेगा, वहां पर भी वही मतलब पुतिन के सपोर्ट से ही वो सरकार चल रही है। पीस, स्विट्जरलैंड में पीस को लेकर एक प्रोग्राम था, सोचा गया कि भाई चाइना इससे पहले पीस की बात कर रहा था रशिया यूक्रेन में, शायद इसमें शामिल होगा। चाइना इसमें शामिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रशिया इसमें शामिल नहीं हुआ। प्लस चाइना ने कहा कि देखो हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पीस हो जाए, लेकिन पीस ऑन व्हाट टर्म्स? ऑन रशियाज टर्म। एंड टर्म क्या? कि जो एरिया ऑक्यूपाई हो चुका है उसको यूक्रेन भूल जाए। अब इस पर वेस्ट तैयार नहीं है। अब डायनेमिक्स क्या है भाई, ये रशिया चाइना इतने करीब क्यों आते जा रहे हैं? इसका रीज़न देखिए क्या है। फेमस, मतलब एंशिएंट टाइम में चाणक्य ने एक बात कही थी कि देखिए रशिया, मतलब आज के टाइम में उसका इस्तेमाल करने की बात करें हम,
यहां पर रशिया और यूएसए दोनों दुश्मन है एक तरीके से। तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। यानी कि यूएसए समझता है दुश्मन रशिया को, और यूएसए समझता है दुश्मन चाइना को भी। क्यों? क्योंकि इसकी हेजेमनी को चैलेंज कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। तो भाई साहब फिर तो ये दोस्त हुए कि नहीं हुए? दोस्त हुए। अब भाई ये क्या चाहते हैं? इनको दिख रही है 4 अपॉर्चुनिटीज। क्या अपॉर्चुनिटीज है? पहला, वेस्ट का होता जा रहा है डिक्लाइन। वेस्ट का डिक्लाइन मतलब यूएस का भी डिक्लाइन हो रहा है और यूरोपियन नेशंस का भी डिक्लाइन हो रहा है। आप कहेंगे जब से हमने होश लिया है तब से तो हम यूएस की हेजेमनी या वेस्ट की हेजेमनी देखते आ रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि आपने अभी होश संभाला है। इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि जो हेजेमनी होती है ना, वर्चस्व, वो कभी एक जगह नहीं रहता। आफ्टर सम टाइम इट शिफ्ट्स, जनरली आफ्टर 100 ईयर्स, सेंचुरी। तभी कहते हैं पैक्स ब्रिटिकाना था, पैक्स अमेरिकाना, अब कुछ नया आने वाला है। चाइना चाहता है पैक्स सिनेका, लेकिन रशिया कहता है हम ऐसे ही बैठे हैं कि यहाँ पर पैक्स सिनेका का मतलब वर्चस्व होगा, सिनेका मतलब चाइना का। लेकिन अल्टीमेटली ये चाहते हैं एक नया वर्ल्ड ऑर्डर। क्यों? इन्हें दिख रहा है वेस्ट का हो रहा है डिक्लाइन। प्लस वेस्ट की डोमिनेंस का एक बड़ा रीजन ये भी है, जैसे पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ऑर्डर की हम बात करें 1945 की बात की, तो वेस्ट अपने आप में एक मोरल अथॉरिटी रखता है। दुनिया को कहता है कि भाई दुनिया की प्रॉब्लम का समाधान हमारे पास है। ये IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये इंस्टीट्यूशंस हमने बनाए और हमारे जो डेमोक्रेटिक तरीके हैं वही बेस्ट हैं, आप इन्हीं को अपनाओ। हमारा प्रोडक्ट्स बेस्ट, हमारे गवर्नमेंट सिस्टम बेस्ट, हमारे सोसाइटी कल्चर बेस्ट, इन्हीं तौर तरीकों को अपनाओगे तभी मानना कि आप प्रोग्रेसिव हो। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसका डिक्लाइन हो रहा है, इसको चैलेंज मिल रहा है। प्लस ट्रांस अटलांटिक यूनिटी ब्रेक हो रही है। ट्रांस अटलांटिक का मतलब यहां पर यूएसए है, बीच में अटलांटिक, और इधर आ गया आपका यूरोप। ठीक है, तो अब यूरोप और यूएसए में भी बन नहीं रही है, ऐसा लग रहा है फ्रॉम द स्टेटमेंट्स लाइक इमैनुअल मैक्रोन का स्टेटमेंट दैट यू शुड एक्चुअली स्टॉप टोइंग द लाइन ऑफ यूएसए। भाई यूएसए के हिसाब से हम क्यों चलें? तो एक तरीके से दोनों में ऐसा लग रहा है कहीं गैप आ रहा है। फिर सक्सेस ऑफ चाइनाज डेवलपमेंट मॉडल, चाइना ने इतनी तेजी से डेवलपमेंट की है कि कितने सारे एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन नेशंस को लग रहा है कि यार बेस्ट तो वो होता है जो सक्सेसफुल होता है, और ऐसा लग रहा है कि चाइना का मॉडल सक्सेसफुल है तो व्हाई डोंट वी अडॉप्ट चाइनीज वेज। तो ऐसे में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है इनको, और सेम ऐसे ही अथॉरिटेरियन मॉडल रशिया में भी दिखता है, तो उनको लग रहा है यही अपॉर्चुनिटी है। तो अब सपना क्या है पुतिन का? पुतिन का कहना अपना सपना वेस्ट को डिमिनिश कर देना है, मतलब इसको तो बिल्कुल कमजोर कर देना है। दूसरा उनका कहना है कि दुनिया में सिविलाइजेशनल सेंटर्स बनने चाहिए, जैसे कि सोवियत एक सिविलाइजेशनल सेंटर, चाइना एक सिविलाइजेशन, ऐसे साउथ एशिया में कुछ सिविलाइजेशन सेंटर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी दुनिया केवल लिबरलिज्म के रंग में रंग गई है कि लिबरल आइडिया इज द बेस्ट आइडिया। नहीं, सिविलाइजेशन सेंटर्स होने चाहिए और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, नए वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें कि हर किसी के कल्चर, हर किसी के आइडियोलॉजी, आइडियाज के हिसाब से स्पेस होगा। ऐसा नहीं है कि जो वेस्टर्न नेशंस ने कहा वही बेस्ट है, वही आइडियोलॉजी बेस्ट है। तो ये इनका सपना है, किसका? चाइना का भी और मिस्टर पुतिन का भी। अब चाइना के अलावा आपको लगता है रशिया के पास कोई अल्टरनेटिव है? नहीं, क्योंकि आप दोस्ती उससे करते हैं जिसके पास ताकत है। ऐसे वॉर के समय में आपको सपोर्ट करने की भी पावर है, और ये सपोर्ट क्या चाइना एहसान थोड़ी ना कर रहा रशिया पे। भाई साहब चाइना को भी तो फायदा है, क्योंकि चाइना को अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए चाहिए चीप एनर्जी, वो रशिया से आ रही है। चाइना को भी तो चाहिए एक्सपोर्ट, चाहे वो डुअल यूज की टेक्नोलॉजी हो, सेमीकंडक्टर एटसेट्रा, तो वो चाइना कर रहा है, तो उसका भी तो फायदा हो रहा है। जैसे रशिया एनर्जी एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को। रशिया अब फोकस ग्लोबल साउथ पे भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि यार ये जो वीकनेसेस है ना 4, इनकी वजह से ग्लोबल साउथ एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे श्रीलंका, तो श्रीलंका पर हम्बनटोटा पोर्ट के पास हमने रशियन वेसल को देखा, तो न्यूज़ बन गई। तो एक तरीके से हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने लीज पर ले लिया, और वो हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न है, वहाँ पर रशिया का भी वेसल है। इसके बाद देखा कि साउथ अफ्रीका, इंडियन ओशन में साउथ अफ्रीका पर मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। किसकी? साउथ अफ्रीका, चाइना और रशिया। इंडिया के लिए कंसर्न है, यूएस एंड अदर यूरोपियन नेशंस के लिए कंसर्न है। क्यों? क्योंकि मेजर ट्रेड जो है वो इस रीजन से होकर जाता है, जिसको हम इंडियन ओशन कहते हैं, और यहाँ पर एशिया, अफ्रीका और उधर तो लैटिन अमेरिका हो गया। लेकिन जो ये वाला रीजन है ग्लोबल साउथ, हम किसको कहते हैं? आपका लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड ये एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया एक्सेट्रा। तो ये डेवलपिंग नेशंस पर फोकस करना चाहता है रशिया अलोंग विद चाइना, जिससे कि इनको यूएसए, वेस्टर्न यूरोप के इन्फ्लुएंस से हटाकर अपने वाले पेरिफेरी में लाया जा सके। वेस्ट का फोकस इस समय यूक्रेन पर है, तो चाइना को लग रहा है मौका है,
इंडो पैसिफिक में जो ये चाइना को काउंटर करना चाह रहे थे, तो चाइना को लग रहा है कि अभी इनका फोकस नहीं है, तो चलो अपने एंगेजमेंट को यहाँ पर बढ़ाते हैं। मतलब ऐसे दोस्ती बनाते हैं छोटे छोटे नेशन से जिससे कि ये चाइना पर डिपेंडेंट रह जाएं, ज़्यादा मार्केट चाइना पेनिट्रेट कर ले इनकी। चाइना के लिए ज़रूरी है कि पुतिन जीतें इस रशिया यूक्रेन वॉर में। अगर रशिया हार गया तो इसका मतलब है पुतिन का डिक्लाइन। जनता क्वेश्चन करने लगेगी, पुतिन का डिक्लाइन हो जाएगा, और डिक्लाइन हो गया तो क्या होगा वो अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर का। इसी वजह से चाइना मानता है कि ये जो गेम है ना, मतलब उसके लिए तो गेम ही है रशिया यूक्रेन वॉर, ये लॉन्ग टर्म चलेगा। और यूरोप देश कब तक इसको एड देते रहेंगे यूक्रेन में, ये भी एक देखने वाली बात है। तो जैसे ऑलरेडी हम फिशर्स देख रहे हैं, मीन्स सेवरल यूरोपियन नेशंस आर देमसेल्व्स सेइंग व्हाई वी आर पेइंग सो मच फ्रॉम आवर बजट टू यूक्रेन। कुछ हो तो नहीं रहा है, अल्टीमेटली हमारे लोगों का पैसा जा रहा है, जॉबलेसनेस बढ़ रही है, अपने देश के लोगों पर खर्च करते। तो चाइना कह रहा है बिल्कुल सही जा रहे हो, कितने समय तक एड दे पाओगे। जैसी आपकी एड हुई कम, तो ऐसे में ये वॉर रशिया के फेवर में आ जाएगा। तो इस लॉन्ग टर्म वॉर को चाइना स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। यूरोप ऑलरेडी डिवाइडेड है विद रिस्पेक्ट टू दिस एड, तो एक तरीके से लॉन्ग टर्म गेम है अभी इनके लिए। अब चाइना रशिया अलाइनमेंट ये कैसे थ्रेट कर रहा है यूरोप की सिक्योरिटी एज वेल एज इकोनॉमी को। और यूरोप की सिक्योरिटी इकोनॉमी मतलब वाइडर इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड, क्योंकि सो मैनी गुड्स, सो मैनी सर्विसेज इन द वर्ल्ड आर कमिंग फ्रॉम यूरोप। पैसा मतलब अगर चाइना जानता है कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की डिपेंडेंस यूरोप की चाइना पर बनी हुई है, तो आपको नहीं लगता कि चाइना इसको सप्लाई चेन को एक तरीके से वेपन की तरह यूज़ कर सकता है। इसी को तुम कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। दूसरा आप पर निर्भर है तो आपकी नेगोशिएटिंग पावर ज़्यादा है, और इससे चाइना रशिया के साथ अपने एंगेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कहेगा तुम्हारे साथ अगर ट्रेड का नुकसान हुआ भी तो जाओ। रशिया इतना बड़ा मतलब इकोनॉमी अलॉन्ग विद अदर इकोनॉमीज विच चाइना इज़ पेनिट्रेटिंग डीपली, जो जिनके पास पैसा आता जा रहा है और ज़्यादा एशिया अफ्रीका में, तो वो कह रहा है हम उससे कंपेंसेट करेंगे लेकिन आपको तो नुकसान करेंगे। डुअल यूज़ टेक मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो डुअल यूज़ हो सकती है। हाइब्रिड वॉरफेयर में अब इंफॉर्मेशन नैरेटिव यूरोपियन पॉलिटिकल पार्टीज को अपने फेवर में लाना, रशियन चाइना इस गेम को खेल रहे हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ थी कि जर्मनी की पार्टी AfD जो अल्ट्रा राइट पार्टी कही जाती है, उसके एक प्रोमिनेंट लीडर को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि ये स्पाई कर रहा है चाइना के बिहाफ पर। और एक्चुअली वो चाइना के बिहाफ पर स्पाइंग क्यों कर रहा है? एक्चुअली AfD क्लोज मानी जाती है रशिया में पुतिन के। तो पुतिन चाइना दोनों दोस्त, और दोनों का सपोर्ट AfD को कि भाई तुम चुनाव जीतो। रिसेंटली जिस एरिया से नाजी पार्टी, हिटलर की जो नाजी पार्टी थी, उसने पहला चुनाव जीता था, जिस रीजन से, वहां से चुनाव AfD पार्टी ने जीता। तो कुछ कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। यानी कि ये वॉर केवल बॉर्डर पर नहीं लड़े जा रहे, ये वॉर सोसाइटी में भी लड़े जा रहे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी रशिया चाइना साथ हैं। मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन जैसे कुछ एक्सरसाइजेस ये साथ मिलकर कर रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम तैयार हैं, चाहे वो ईस्ट चाइना सी हो, चाहे गल्फ ऑफ ओमान हो। अभी मैं कुछ एग्जांपल भी आपको देने वाला हूं। अब रशिया अपने डिफेंस को एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन उसके लिए चाहिए उसको कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ इनपुट प्रोडक्ट्स, और वो कौन सप्लाई कर रहा है? यहाँ से चाइना सप्लाई कर रहा है। रशिया चाइना ने स्टार्ट कर दिया है ये इन्फ्लुएंस ऑपरेशन, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था अभी, AfD ज्वाइंट इंटेलिजेंस कोऑपरेशन और साइबर अटैक्स। जैसे ये देखिए AfD वाला जो न्यूज़ आपको बता रहा था ना, वो जर्मनी की पार्टी गिरफ्तार, ये वो है। ये एडवांस इसको APT31, ये एक साइबर अटैक ग्रुप है जो कई देशों पर, इवन पार्लियामेंटेरियंस पर, बेल्जियन MPs पर अटैक कर दिया, साइबर अटैक कर दिया। इन्होंने वहाँ के PM पर साइबर अटैक कर दिया। ये चल रहा है यहाँ पर। मिलिट्री सिक्योरिटी कोऑपरेशन जैसे एग्जाम्पल है ओमान में मेरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2024 ऐसी एक्सरसाइज वोस्टॉक। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि US के फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी का कहना है कि USA के सामने ऐसा चैलेंज आज से पहले नहीं आया। अब आप कहेंगे ऐसा चैलेंज क्या? ऐसा चैलेंज ये कि यहाँ पर रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये तीनों एक हो गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि एंटी वेस्ट एक अलग से पिलर स्टैब्लिश हो गया दुनिया में। तो जो कोल्ड वॉर वाला टाइम था, कहीं ऐसा तो नहीं वो अब दोबारा आ रहा है इन न्यू वे, एंड देयर मे बी प्रोबेबल इंक्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। क्योंकि गेम में जो ज़रूरत है, मतलब जो सपना है पुतिन का एंड अदर्स का, वो बिल्कुल काउंटर है, उसमें कोई एडजस्टमेंट हो नहीं सकता, कोई बीच का रास्ता निकल नहीं सकता। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर चाइना का थ्रेट। अब EV में देखिए, जरा डेटा से बात करते हैं।
यूरोप एक्सपोर्ट 6.3 मिलियन व्हीकल्स पर ईयर, जब जो लगभग 10.9 मिलियन यूरो वर्थ का है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहा है 13.8 मिलियन लोगों को, यूरोपियंस को। अब 2015 का डेटा देखिए तो ऐसा लग रहा था यूरोप को कि यार वर्ल्ड के ना सबसे बड़े प्लेयर ईवी में वही होंगे। चाइना ने कहा रुको तो ज़रा देखो तो सही, ये BYD कंपनी, चाइनीज़ कंपनी, ये टॉप मोस्ट है। सेकंड पर टेस्ला है एलन मस्क की, मार्केट शेयर में सबसे ऊपर BYD है। सरप्राइजिंग है कि नहीं, एक चाइनीज़ कंपनी। और तो जैसे इवन US की फोर्ड कंपनी, उसने EV ट्रक बनाया तो उसमें जो वो बैटरी यूज़ कर रही है वो कहाँ से इंपोर्ट हो रही है? चाइना से इंपोर्ट हो रही है। अभी 2023 अप्रैल की न्यूज़ है कि उन्होंने एक प्रोटोटाइप बना लिया एक बैटरी का, जिसका वो पेटेंट अंडर प्रोसेस है। तो व्हाट दैट प्रोटोटाइप इज दैट बैटरी कैन बी चार्ज्ड विद इन 10 मिनट्स, और बाय दिस दैट व्हीकल कैन रन फॉर 600 किलोमीटर, 590 to 600, दैट वाज द फिगर। तो 590 से 600 किलोमीटर 10 मिनट की चार्ज पर, भाई साहब इससे तो EV व्हीकल्स का रिवोल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि अभी तक एक मेजर चैलेंज क्या है कि अच्छा चलो इलेक्ट्रिक स्टेशंस नहीं मिलते, चलो भाई वो स्कीम सब्सिडी के थ्रू कर देंगे। दूसरा टाइम ज़्यादा लगता है, लो 10 मिनट में चार्ज। लेकिन वो टेक्नोलॉजी है किसके पास? चाइना के पास। तो अल्टीमेटली EU को चैलेंज है कि नहीं है? EU को चैलेंज है। ये देखिए मार्केट शेयर, इवन यूरोपियन यूनियन की मार्केट में चाइना का EV शेयर बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या यूरोपियन कंपनीज को सेम वे में चाइनीज मार्केट में एक्सेस मिल रहा है? सेम वे में नहीं मिल रहा। वो एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं बट चाइना इज एबल टू एक्सपोर्ट मोर देयर, क्योंकि चाइना अपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। अब क्यों ऐसा हो रहा है? तो यूरोप का कहना है कि देखो इन्होंने ना अपने जो चाइना के अपने जो बैंक्स हैं उससे बहुत ही चीप लोन दे रहे हैं। पता लगा कई जगह तो चाइनीज सरकार ऐसी EV फैक्ट्रीज के लिए लगभग फ्री लैंड दे रही है। इनोवेशन इंक्यूबेटर्स बना रखे हैं। तो लोन, लैंड, भाई कैपिटल चाहिए, जगह चाहिए, दिमाग चाहिए। दिमाग भी तो तब चलेगा ना जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पैसा और जगह, वो चाइनीज गवर्नमेंट कह रही है हम बैठे हैं टेंशन मत लो। फिर आपको क्या चाहिए? बना लिया, अब दूसरे देश में बेच पाओ, उसके लिए क्या चाहिए? ट्रेड एग्रीमेंट। चाइना कह रहा है टेंशन मत लो, हमने बना रखे हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स यूरोप के साथ। फिर एक्सपोर्ट पर भी सब्सिडी दे रही है। तो यूरोप कह रहा भाई तुम्हारी सरकार एक्सपोर्ट पे भी सब्सिडी दे रही है। तो एक्सपोर्ट पे सब्सिडी का मतलब ये जो छूट है उससे चाइना का प्रोडक्ट और ज़्यादा सस्ता बिक पाएगा यूरोप में। तो इनकी मार्केट का क्या होगा? देखिए EU's अटेम्प्ट टू लॉन्च इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें भी डिवाइडेड है दोनों। जैसे फ्रांस का कहना है कि भाई हमने अपने देश में EVs को बढ़ाने के लिए एक इंसेंटिव प्रोग्राम चलाया, लेकिन हमारे इंसेंटिव प्रोग्राम का भी फायदा 40% के आसपास चाइनीज कंपनियां ले गई। जर्मनी का कहना है भाई नुकसान तो हमें भी हो रहा है, लेकिन अभी हम फिलहाल चाइना के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि हम जर्मनी में भाई जो BMW, Volkswagen, ये सब गाड़ियां कहाँ की? जर्मनी की हैं। इन्होंने कहा कि अभी हम एक्सपोर्ट तो करते हैं चाइना में, अगर चाइना के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे तो वो एक्सपोर्ट भी इम्पैक्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये एकजुट नहीं है यूरोप अभी अगेंस्ट चाइना, और इसका फायदा चाइना ले रहा है। ये देखिए टैरिफ, अगर टैरिफ लगा भी दो, कितना टैरिफ लगा दोगे? जैसे BYD सील एक मॉडल है BYD कंपनी का EV का, इंडिया में भी कुछ लोग यूज कर रहे हैं फिलहाल। तो अगर इस पर $10,000 भी, 10,000 यूरो भी आपने अगर टैरिफ लगा दिया, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी और एक्स्ट्रा कर दी, 10,000 यूरो, इट्स अ बिग अमाउंट। लेकिन फिर भी जो यूरोप की अदर कंपनीज का जो स्टार्टिंग मॉडल का एवरेज प्राइस है उससे भी कम है। तो चाइना इतने सस्ते में बना पा रहा है और क्वालिटी प्रोडक्ट बना पा रहा है, तो भाई कैसे बीट करेंगे? ये एक चैलेंज है। तो बीट करने का तरीका तो है, बट उसके लिए आपको वैसे कंसर्टेड, वैसे एफर्ट करने पड़ेंगे जैसे चाइनीज गवर्नमेंट अपनी EV इंडस्ट्री के लिए कर रही है। अब यहाँ पर तो एक प्रॉब्लम हो रहा है, जो इंटरनल कंबशन इंजन है जिसको हम ICE सेगमेंट कहते हैं, जो सबसे प्रोमिनेंट सेगमेंट है, यानी कि जिसमें पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ बनती हैं, तो यूरोप की बड़ी कंपनियां सब वही बनाए हुए हैं अभी। और प्लस उनकी जो इकोनॉमी है उसका इकोसिस्टम ऐसा बना हुआ है कि भाई यहाँ से ये प्रोडक्ट आएगा, यहाँ से लोकल फैक्ट्रीज इसकी बनी हुई हैं, फिर हम जोड़ेंगे, फिर हम करेंगे। दे वॉन्ट टू पुश दिस बैन, जो 2035 तक का बैन कई देश लगा रहे हैं ना कि भाई 2035 के बाद फिर नहीं चलेंगे ICE। अब ये EV कंपनीज को बनाएंगे, बट इनका कहना भाई इंटरनल कंबशन इंजन वालों को बंद मत करो फिलहाल, वी वॉन्ट टू अर्न मोर प्रॉफिट, हमने इतना पैसा लगा रखा है फैक्ट्री खोलने में। तो अब ये ट्रांजिशन भी उतनी तेजी से नहीं कर पा रहे EV पर जितना चाइना कर पा रहा है। देखिए BMW ने कहा 2035 तक ये जो आप बैन की बात कर रहे हैं इसको डिले कर दो। Volkswagen भी कह रहा है हम भी कुछ प्रोडक्शन प्लान को डिले कर रहे हैं। लेगेसी मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको लग रहा है कि ICE जो इंटरनल कंबशन इंजन है उससे जितना प्रॉफिट हो सके भाई और कमा लें। प्लस चाइना तो न्यूली
ट्रेंड इंजीनियर्स को लगा रहा है। लेकिन यूरोप की स्ट्रेटजी क्या है, जो ऑलरेडी इनके ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ह्यूज वर्कफोर्स है, ये उनको रिट्रेन कर रहे हैं। तो चाइना यहाँ पर ज़्यादा एजाइल है और मार्केट का रूल होता है, जितना ज़्यादा आप फास्ट अडेप्ट कर सकते हो उतना आप रिलेवेंट रहते हो, और जब तक हो आप रिलेवेंट भाई साहब तभी तक है आपके पास पावर। तो चाइनीज़ ईवी प्राइस कॉम्पिटिटिव है, क्यों बता दिया आपको, लोकल प्रोड्यूसर क्रिटिकल, वो गवर्नमेंट के सप्लाई के साथ साथ लोकल मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करो, मार्केट इतनी बड़ी बना दो कि तुम्हारा पर यूनिट पर जो खर्चा है वो कम हो जाए। प्लस क्रिटिकल मिनरल सप्लाई वो चाइना प्रोवाइड करा रहा है, चीप लेबर, इनोवेशन है। अब क्या इनको स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो अपने इंटरनल डिविजन्स रिगार्डिंग पॉलिसी उनको हटाना पड़ेगा, उनको एक साथ आना पड़ेगा। अगर फाइनेंशियल हेल्प चाइना प्रोवाइड कर रहा है अपनी कंपनी को तो इन्हें भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक कलेक्टिव अप्रोच, क्लियर विजन, दैट इज़ व्हाट दे नीड। प्लस जो ये सैंक्शंस लगाते हैं या टफ कंडीशंस लगाते हैं ऑन ट्रेड विद चाइना, इसका फ़ायदा हो नहीं पाता, कारण चाइना इनके बैकडोर से ट्रेड करता रहता है। यानी कि अगर यूरोप से चाइना में ट्रेड करना महंगा है तो चाइना कहता है कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल एशिया में ट्रेड करना सस्ता है ना, आप सेंट्रल एशिया में करो, हम तो सस्ते में वहाँ से उठा लेंगे। या आप हमसे खरीदने में दिक्कत है ना, अगर हम चाइना की कंपनी चाइना से एक्सपोर्ट करिए तो इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा रहे हो ना, चलो ऐसा करते हैं हम इस सामान को लाते हैं सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में भी अपनी कंपनी खोल देते हैं, और सेंट्रल एशिया से जब आपके यहाँ बेचेंगे उस पर तो इंपोर्ट ड्यूटी को नहीं बढ़ाया हुआ आपने। तो ऐसे में सेंट्रल एशिया इस रीजन का इस्तेमाल कर रहा है वो टू एक्सपोर्ट इनटू यूरोप, कि लगाओ आप पेनल्टी। अब जैसे इन पे लगाओगे पेनल्टी फिर ये देश नाराज हो जाएंगे, इनके साथ एंगेजमेंट आपका खराब हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इट इज़ यूजिंग। तो ऐसे में रिस्क है, ईयू को समझना पड़ेगा कि अगर चाइना इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहा है तो आगे और ज़्यादा वो वेपनाइज कर सकता है अपनी सप्लाई चेन को। तो देखो डाइवर्सिफाई तो अपने आप को करना पड़ेगा, यू कैन नॉट रिलाई कंप्लीटली ऑन चाइना। और ईवी अगर फ्यूचर है तो ईवी पर मतलब ईवी पर एक्सपेंड करना पड़ेगा ईयू को। कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो अब ये यूनिक सिचुएशन बनी हुई है जियोपॉलिटिक्स की, इसमें मार्केट सिक्योरिटी बोथ आर इंटरलिंक्ड, और ये बात यूरोपियन देश के जो लीडर्स हैं उनको समझनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन की जो न्यू लीडरशिप टीम है वो मैटर को तो समझ रही है, बट व्हाट अबाउट कलेक्टिव एफर्ट्स, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी है। इफ चाइना राइजेस अलॉन्ग विद रशिया एंड दे आर टू क्लोज टू टेक केयर ऑफ द कंसर्न्स ऑफ इंडिया, डोंट यू थिंक इट्स अ चैलेंज फॉर अस? यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। आई थिंक क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। ये क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द चैलेंजेस रशिया चाइना पार्टनरशिप पोजेस टू द यूरोप एंड इंडिया।